रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं अंजू दुकानिया रेडियो हिंदुस्तान से और उपस्थित सभी अतिथि गणों का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हमारे साथ आज यहाँ इस मंच पर हैं राखी सिंह जी, जो कि एक्सप्रेस नमस्कार। चलाती है। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा प्रभाकरन जी, जो कि लेखिका है और आरजे हैं, वो दिल्ली से, जो चेन्नई से है। और पारिजात त्रिपाठी, जो कि दिल्ली से है, वो वरिष्ठ पत्रकार है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा ये जो शो है, मैं सही आप गलत, तो इसमें जो आज का विषय है वो है, क्या एसिड अटैक करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, ये है आज का विषय। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि आपको कि एसिड अटैक की जो खबरें हैं, हम आए दिन न्यूज पोर्टल पे, अखबार पे, सोशल मीडिया पे, खबरिया चैनल पे अक्सर पढ़ते ही रहते हैं। तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, और होता क्या है कि उस समय जो होता है, मार्च निकलते हैं, बहुत सारे शोज होते हैं, और उससे क्या होता है, उससे सिर्फ जो आपकी ये जो शो की टीआरपी बढ़ती है सिर्फ, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। तो आज हम यहाँ बैठे हैं कि कुछ निष्कर्ष निकल सके इस बात का। तो इसी के ऊपर मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी राखी सिंह जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पक्ष में है या विपक्ष में, पहले आप ये बताएं। मैं विपक्ष में हूँ। इतना बेकार ये काम है एसिड अटैक, इसके पक्ष में तो मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान होगा, जी जैसा कि मैं मानती हूँ। जी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल भी बैन होना चाहिए, एसिड फैक्ट्री में ही बैन होना चाहिए। और अगर एसिड अटैक किया है उस बंदे को, कैपिटल पनिशमेंट छोड़कर कोई भी पनिशमेंट नहीं है उसके लिए। जी जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि ये जो एसिड अटैक जो होते हैं, क्या इसका हम्म। कारण सदियों से महिलाओं का शोषण तो नहीं है कहीं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, महिलाओं का शोषण है कि नहीं है ये तो नहीं पता, क्योंकि जी कौन शोषित हो रहा है। लेकिन अगर मैं किसी की जिंदगी दे नहीं सकती तो ले भी नहीं सकती हूँ, है ना। बिल्कुल। अ- अगर कोई भी क्राइम किया होगा, अगर इस लेवल पे जाके क्राइम हुआ है कि बंदा एसिड अटैक कर रहा है, तो इसका जी। मतलब ये है कि वो दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि हम्म। उस लेवल तक ना जाए और एसिड अटैक ना करे। अगर कुछ भी हो तो बात समझौते पे हो सकती है, बात करके बैठकर सॉर्ट आउट हो सकती है कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन एसिड अटैक कहीं भी सॉल्यूशन नहीं। जी, क्राइम तो कहीं भी सॉल्यूशन होता ही नहीं है, बात तो आपकी सही है। तो इस पे मैं अब उमा यस प्रभाकरन मैम। जी के पास आऊंगी। आ, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो क्राइम हो रहे हैं महिलाओं पे, सिर्फ एसिड अटैक की बात नहीं है। आजकल आप आए दिन देख रही हैं कि महिलाओं को काट कर उन्हें फ्रिज में स्टफ कर दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे क्राइम हम सुनने के लिए। तो ये महिलाओं पे ही क्यों होता है, ये एसिड अटैक है, महिलाएं ही क्यों इसकी पीड़िता होती है हमेशा? नमस्कार। पहले बात तो अंजू जी, जी दूसरी बात यह है कि एक महिलाओं के जो आपने प्रश्न किया था, जी शोषण, ये शोषण ही है। मेरे अपने विचार हैं, जी शोषण है कि, और इस तरह के कार्य करने वाले मानसिक रूप से पीड़ित हैं। मुझे बिल्कुल। ये लगता है कि मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, क्योंकि जिन्होंने ऐसा किया है, चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे वो अब्यूज हो, या किसी भी तरह का शोषण हो, जो ये करते हैं उनके घर में भी महिलाएं हैं, उनके घर में भी माँ बहनें हैं, सब कुछ है। सब कुछ रहते हुए भी वो दूसरों को अपना टारगेट बनाते हैं। तो इनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। हम्म। इसी कारण से ये करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझनी चाहिए, और जहां भी ऐसे किस्से हुए हैं, जिस घर में भी चाहे कोई भी एसिड अटैक या बहुत बड़ी किस्से में आने के पहले उस लड़के ने डेफिनेटली ऐसी छोटी मोटी हरकत से प्रारंभ किया होगा। तो माँ बाप को इस बात को सबसे पहले समझना चाहिए और वहीं का वहीं उसे रोकथाम करना चाहिए।
जब रोकथाम वहां नहीं किया तो बात आगे बढ़ती चली जाती है कि यह तो छोटी सी चीज है। जैसे हम बोलते हैं ये तो पेंसिल चुराया, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर पेंसिल से जाएगा कलम, कलम से पूरे ज्योमेट्री बॉक्स को चुराएगा। तो वही हाल है इसमें भी। उसने एक लड़की से हंसी मजाक में स्कर्ट को पकड़ के खींच दिया, छोटा सा बच्चा था। वहीं उसको गुड टच बड टच के बारे में बताया तो शायद बात आगे नहीं बढ़ती, लेकिन वहां से स्टार्ट होता है, फिर मोलास्टिंग में आता है, फिर उसके बाद ईव टीजिंग, फिर मोलास्टिंग, उसके बाद ही ये सब रेप वगैरह ऐसे ये जुनून एक मानसिक अत्याचार करने वाले लोगों के ही किस्से होते हैं। और इसके पक्ष में तो खैर कभी भी नहीं हूँ। और अभी हाल में ही मैंने देखा था कि जस्टिस राजीव शर्मा और शरद कुमार जी, उन्होंने कहा था कि ऐसे ब्रूटल केसेस में, ऐसे केसेस में इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 3 महीने के अंदर केस को खत्म करना चाहिए। उन्हें सीधे की सीधे उन्हें जैसे कि राखी जी ने कहा कैपिटल पनिशमेंट, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। उन्हें कारावास देकर या तो जेल की सजा देकर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके कराह को उनके परिवार वालों को भी महसूस करना चाहिए, उनके परिवार वालों को भी महसूस करना चाहिए। और वे जो मुजरिम है उसकी कराह को जब 4 जन सुनेंगे, उनकी मौत के बारे में 4 जन सुनेंगे, तो कम से कम 10 में से कम 2 की तो रूह कांपेगी और 2 तो डरेगा। तो इस तरह से उस चीज को रोका भी जा सकता है। इस हार्ड पनिशमेंट नहीं होते हैं, जस्ट महीनों सालों उसके बारे में विचार विमर्श होता है, बातचीत की थी, उसके बाद तो मामला एकदम बासी कड़ी के समान हो जाता है, ठंडा पड़ते चला जाता है। उसके बाद उसके जो पनिशमेंट जो होते हैं उसमें भी कुछ ये नहीं रह जाता है, और कई बार तो बड़े आराम से बाहर भी आ जाते हैं। तो इन सब चीजों को इतनी लाइटली लेनी नहीं चाहिए, और पर्सन हैज टू बी देन एंड देयर। मैं यदि जस्टिस होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन अ शूट असाइड, मैं तो यही करती, लेकिन आई एम नॉट, आई एम नॉट। सो मैंने विचार रखी, बट ऑफ कोर्स मुझे राजीव शर्मा जी, जस्टिस राजीव शर्मा जी और शरद कुमार जी की बात अच्छी लगी कि इस बात को 3 महीने के अंदर खत्म कर देनी चाहिए। परंतु यहाँ पर एक और महिला सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि एसिड अटैक जो होता है वो स्पेशली जिस पोर्शन में भी, चाहे फेस हो या बदन के और भी किसी पोर्शन में भी जहां भी लगा हो, वो इतना गहरा हो जाता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट 2 वीक में आकर एक्सपोज करके खुद को, माने दे हैव टू मूव, है ना, बाहर आना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स जाने के चांसेस है, उनको कोर्ट में आकर हाजिर देना, ये तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये ऐसे मामले 3 महीने में सेटल नहीं हो सकते, इसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है, उनकी बात को भी यदि हम सामने रखते हैं, तभी भी मेरे विचार से उन्हें फांसी की सजा के अलावा कोई और सजा सूटेबल नहीं। जी, इसी पे मैं जो एक सवाल है आप पारिजात त्रिपाठी जी से करना चाहूंगी। सर, स्वागत है आपका। मैं अभी जो उमा जी ने कहा कि जो हमले हो रहे हैं, सजा की बात की इन्होंने, तो ये जो इतने हमले हो रहे हैं इसमें लोगों को सजाएं कम क्यों हो रही है? क्योंकि कन्विक्शन रेट बहुत कम है, 5 में से सिर्फ 1 या 2 को सजा मिलती है। और तो कानून में क्या कमी है सर? देखिए, यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा विस्तार में बोलूंगा। इस विषय के 2 पक्ष हैं जी। पहला है कारण, दूसरा है निवारण। कारण यानी ऐसा क्यों होता है, क्या मानसिकता है इसके पीछे, क्या कारण है, क्यों होता है। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों पुरुष ही महिलाओं पर एसिड डालते हैं, महिलाएं क्यों नहीं करती। हालांकि 2023 में इसी साल फरवरी में एक ऐसी घटना आई थी जो अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस मानी जा सकती है। इसमें एक महिला ने, यानी कि एक स्टूडेंट ने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर फेंकी थी, एसिड फेंका था, लेकिन वो दब गया क्योंकि उसमें उसको उतना चोट आया नहीं, उतनी चोट नहीं आई, और बाद में मीडिया के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगर कुत्ता काटता है आदमी को तो खबर नहीं बनती, आदमी कुत्ते को काटता है तो खबर बनती है। तो मुझे लगा कि इस पर खबर बननी चाहिए थी, लेकिन मीडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। मीडिया के लिए जब यही महत्वपूर्ण नहीं है कि एक महिला पर एसिड अटैक डाला होता है तो उसके आगे के जीवन की क्या दशा और दुर्दशा होती है,
जी मीडिया के लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस बात से उसके परिवार की महिलाओं का भी सरोकार है। महिलाओं के लिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनका अपना दायित्व समाज के प्रति है और इस बात को उठाएं, वहां तक पहुंचाएं जहां पे इनको अपना एक फैसला मिले देश का पार्लियामेंट। मीडिया पैसा कमाने में लगी, इसलिए हम दायित्व की, जिम्मेदारी की और चरित्र की और नैतिकता की बात नहीं कर सकते मीडिया के मामले में। मैं भी मीडिया कर्मी हूँ, लेकिन मैं स्वतंत्र मीडिया कर्मी, स्वतंत्र चेता यानी अपनी बुद्धि से चलने वाला, लकीर का फकीर नहीं। चलिए दूसरी बात, कारण की बात हो गई। कारण ये कि पुरुष मानसिकता है, पुरुष हमेशा महिला को दबा के रखना चाहता जी है, क्योंकि पुरुष है शक्ति का प्रतीक, महिला है सौंदर्य का प्रतीक, वो होती है दुर्बल। और पुरुष दुर्बल नहीं होता, फिजिकली स्ट्रांग होता है, सुंदर नहीं होता पुरुष, सौंदर्य के लिए नहीं जाना जाता। लेकिन जितने अपराध हैं, जितने बुरे काम है, उसके लिए पुरुष को जाना जाता है। महिलाएं अपराधी कम होती है, नहीं होती, बहुत कम होती। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो हर चीज को, पुरुष की मानसिकता है कि पजेस करके रखना चाहता है अपने काबू में, अपने नियंत्रण में। ये राक्षसी या पाशविक यानी कि पशुओं की मानसिकता है। ठीक है, बड़ा छोटे को खा जाएगा, जंगल में यही चलता है, नियम कानून। तो समाज में ऐसे पशु है जिनको पुरुष के रूप में जाना जाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 5% अच्छे भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं उन 5% में शामिल हूँ, या हो सकता है मैं ना हूँ, मैं 95 वालों में शामिल हूँ, ये दूसरी बात है। लेकिन बात यहाँ तथ्यों की होगी। तथ्य यह है कि इस मानसिकता को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये मानसिकता सदियों से सदियों तक चली आ रही है और चलती रहेगी। जी इसके लिए समाज को ही जागना होगा, अपने दर्द के लिए दवा खुद करनी होगी। चलिए अब कारण की बात हो गई। ये पुरुष मानसिकता है, अपराधी मानसिकता है, दबाव वाली राक्षसी पाशविक मानसिकता है। इसका इलाज सोचना होगा, जो अभी उन्होंने, उमा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। अभी से हम अपने बच्चों को ये सिखाएं, अभी से हम अपने बच्चों को, जिसमें पुरुष भी है महिलाएं भी, हमारी बेटी जो है एक महिला के रूप में विकसित होगी, जीवन में एक जिम्मेदार नागरिक बनेगी समाज का। हमारे बेटा है वो पुरुष बन करके समाज का जिम्मेदार नागरिक बनेगा। उसको पहली शिक्षा कहाँ से मिलेगी? माँ बाप से, परिवार से, बाद में मित्रों से, फिर बाद में पाठशाला से। और पाठशाला में आजकल शिक्षा नहीं मिलती, आजकल किताबी शिक्षा मिलती है। चरित्र की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा कहीं नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। हमने सोचा हम कुछ इस पर काम करेंगे, वो बात की बात है। चलिए, तो कारण की बात हो गई, अब निवारण की बात करते हैं। निवारण का तरीका क्या है? सजा, कानून, वाह वाह वाह। जानवर को आप खूब कूटोगे पीटोगे, काटना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो नेचर है, वो नेचर है, नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब आप या तो मनुष्य को जानवर मान लें, और अगर उसको बुद्धि वाला, औचित्य बोध वाला प्राणी मानते हैं, जो कि मनुष्य होता है वास्तव में, तो उसके लिए और भी उपाय है उसको सुधारने के। लेकिन वो अगर धृष्टतम यानी सबसे बुरा कार्य करता है, तब सोच विचार, समझाना मनाना जैसे उपाय मूर्खतापूर्ण उपाय होते हैं, तब सीधे सजा का प्रावधान होना चाहिए। जब पुरुष, आज याद रखिए, एक छोटा बच्चा इतना समझदार है कि उसे सही और गलत की पहचान है। जब कोई ग्रोन अप 18 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता, हमारे लिए बच्चा है, लेकिन वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दहलीज पर खड़ा है। अगर इस समय वो कोई भी कार्य कर रहा है, अच्छा है बुरा, उसको पता है वो क्या कर रहा है, लेकिन वो जोश और जवानी की जो एज है ना, वो उसको सोचने का मौका नहीं देती। ऐसे में ऐसे डाल के किसी की जिंदगी को खत्म कर देना है। एक चलती फिरती लाश बन के रहेगी वो महिला, वो लड़की, और क्या सोचेगी, उसकी मानसिकता क्या होगी, उसका जीवन क्या होगा। उसके परिवार वालों से पूछिए, उस लड़की से कभी बात करके देखिए, उसका दर्द आपके सीने में आपको महसूस ना हो तो कहिएगा। जी और वो आपको तब महसूस होगा जब आपके परिवार में कभी भगवान न करे ऐसा हो, जब अगर ऐसा होगा तब आप समझेंगे। इसलिए हम कभी मान के ही नहीं चलते कि जो समाज में हो रहा है हमारे परिवार में हो सकता है। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं आज के युग के पुरुष या आज के युग के मनुष्य, कि हम ये मान के ही चलते कि कुछ भी गलत अगर समाज में हो रहा है, हम पर भी असर पड़ेगा, एक दिन हम भी शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। आग लगे दुनिया में, हमारा घर बचे, ये सोच है। देखिए, लेट मी बी हार्श एज मच एज पॉसिबल, आई एम बीइंग टू ऑनेस्ट विद द रियलिटी। ठीक है, बीइंग टू रियलिस्टिक, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए यहाँ पे जिम्मेदारी ये है कि हम जहां भी हो, जैसे भी हो, भेड़ चलाते हो, बकरी चलाते हो, या हवाई जहाज चलाते हो, या सरकार चलाते हो, या पत्रकारिता का कार्यालय चलाते हो, हमारा फर्ज है कि हम इस आवाज को उठाएं। किसी और की बहन हमारी बहन भी हो सकती थी, किसी और की बेटी जो आज जिंदगी भर दर्द लेके जिएगी, चेहरा छिपा भी नहीं सकती, कहां तक छिपाएगी चेहरा, और वो चेहरा देख भी नहीं सकती, क्या देखेगी उस चेहरे में। इस दर्द को आप देखेंगे तो आपके पास शब्द खत्म हो जाए। जी इस दर्द के लिए क्या क्या सजा होनी चाहिए, जरा इस पर गौर कीजिए। जी किसी ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जहां पर ऐसा हुआ है,
किसी ऐसी महिला की कल्पना की, जीवन के बारे में कल्पना कीजिए, हर दिन सुबह उठ के क्या सोचती होगी, हर दिन दिन में क्या करती होगी, ऑफिस कैसे जाती होगी, कुछ काम करती होगी या ना करती होगी, घर में काम करती होगी, शीशे के सामने खड़ी होती होगी, क्या सोचती होगी। जी सर, तो इसी के ऐसे ऊपर में क्या आगे फर्ज बात बनता करना चाहेंगे कि कानून ने है। जी इस अपराध के लिए, सजा के लिए क्या प्रोविजन रखा है, मतलब जो पीड़िता होती है उनके लिए क्या प्रोविजन रखा है। लेकिन सर टाइम इज रनिंग आउट, सिर्फ 5.5 मिनट बचे हैं सर, तो क्या करना है। जी जी। इसको हम थोड़ा सा एक बार और बढ़ाएंगे आगे ताकि बात पूरी जाए। फिलहाल अभी जी सर। 5.5 मिनट कोशिश करूंगा जल्दी बात पूरी करूं। वो ये है कि हमारे देश की सरकारें अच्छी है और खासतौर से मोदी सरकार में उनका प्रशंसा, देशभक्त सरकार, सनातनी सरकार। लेकिन सरकार अभी इतने ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आगे बढ़ रही है कि अभी उसके लिए ये महत्वपूर्ण विषय बना नहीं है, हम लोगों को बनवाना है। हमको बताना है कि एक जिंदगी का खत्म हो जाना है, किसी पर एसिड डल जाना, किसी एसिड डालने वाला इस समाज में रहने के योग्य नहीं है, उसे समाज से मुक्त कर देना चाहिए, सर धड़ से अलग कर देना चाहिए, कोई और ऐसी भयानक सजा सोची जानी चाहिए ताकि आगे कोई एसिड अटैक करने वाला हो उसको इस डर से कोई रोक दे कर ही नहीं पाया। किसी के चेहरे पर एसिड डालने से लेकिन सर कि उसको सवाल ये तो दिखे यही कि है, सवाल तो यही है कि कन्विक्शन रेट इतनी कम क्यों है। जी नहीं, ऐसा हो सकता है। हम जी सब जागे, वोट लेने आने वाले हैं, 2024 का इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, कई राज्यों में इस साल भी इलेक्शन होने हैं। आने वाले हैं भिखारी आपके दरवाजे पर, ठीक है। उस समय उनकी जम के खातिर तवज्जो कीजिए, वही एक वक्त मिलता है आपको, जी 1 साल 5 साल में एक दिन मिलता है आपको जब भिखारी आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं, जो बाद में राजा बन जाए, ठीक है। उस दिन आप उनकी जम के लानत मलामत कीजिए, उस दिन उनको उनकी औकात बता दीजिए। आई एम सॉरी, मेरी सरकार है, मेरे देश की सरकार है, मेरी भाजपा की सरकार है, आई एम प्राउड ऑफ देम, बट एक नेता के तौर पर, एक आम नेता की बात हो रही, चाहे वो किसी भी पार्टी का, मतलब ही है साले घमंडी बदमाश नीच लोग हैं, घटिया लोग हैं ये सारे के सारे। क्यों? क्योंकि इनको हमारी परवाह नहीं है, हमारी परिवार की एक परवाह बात नहीं है, कहना हमारे चाहूंगी। हितों की चिंता नहीं है। हमको तो मजबूर करना है, कैसे करेंगे इसके लिए दिमाग लगाना है, कुछ नया तरीका सोचना है। इन दुष्टों को मैं कैसे पहले इन अमानुष लोगों को मानुष बनाना है, जो कि हमारे पैसे पे पलते, हमारे टैक्स के पैसे से सरकारें चलती है। जी ये हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते, इनसे कोई पूछने वाला क्यों नहीं होता। इसलिए ये बात उठानी है, आपको याद रखना है। आने वाले हैं भिखारी दरवाजे पर, इन भिखारियों के साथ क्या व्यवहार करना है आपको सोचना है, और क्या सवाल करने आपको सोचना है, क्या वादा लेना है। वो वादा ना पूरा करेंगे तो अगले साल फिर 5 साल बाद दरवाजे पे खड़े होंगे, तो आपको कैसे यहाँ जूतियों के एक साथ बात उनकी मैं मरम्मत कहना करनी, इस पर भी चाहूंगी सोचना जी कि जी यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि चेन्नई में जैसे कि आ, जितनी भी शराब की दुकानें हैं बहुत आराम से खुली हुई थी। तो 3 महीना पहले लेडीज के पूरे ग्रुप ने बहुत सारे लोग स्लम से ज्वाइन किए थे, क्योंकि उनके घर में मेन जो है हस्बैंड कमाते हैं और जाकर दारू में उड़ा कर आ जाते हैं, तो उनके घर में तो जितना कम यू कैन अंडरस्टैंड, कम से कम एक एक रोड क्लोज था, 4 आवर्स 3 आवर्स के लिए ट्रैफिक जाम था, पूरे जाम करके उन्होंने एकदम प्रोसेशन निकाला था, उन्होंने जुलूस निकाला था कि शराब की दुकानें बंद हो, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। आज जो गवर्नमेंट के शॉप के अलावा कोई भी शॉप नहीं है और कहीं बैठ कर शराब पीना चेन्नई में डेफिनेटली मना है। तो मेरे ख्याल से जैसा कि अभी पारिजा जी ने कहा, तो इसके लिए क्या कहते हैं, विधायक का, मेयर का, पुलिस का हेल्प लेकर जुलूस निकाल सकते हैं, बहुत बड़े झंडा गाड़ सकते हैं सभी लेडीज, और इसमें मेरे ख्याल से पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि पुरुष नहीं शामिल होंगे, सभी शामिल हो सकते हैं। और सजा के तौर पर, इफ यू रिमेम्बर, एक बहुत पहले, बहुत पुरानी, मेरे जमाने की, आप लोगों के समय की नहीं, मेरे जमाने की एक पिक्चर आई थी जिसमें डिम्पल कपाड़िया ने एक्टिंग किया था और राज बब्बर वाज द हीरो। उसमें डिम्पल कपाड़िया का रेप होता है, तो इंसाफ जी जी एंग्री शेरनी बन जाती है और उसने दिया था सजा, पुरुषत्व को ही छीन लिया था। ठीक है, यदि सरकार छोड़ती है तो पुरुषत्व को छीन कर छोड़े, ताकि तुम सही भी कह उस रही हूँ। प्रकार एक वेजिटेबल बनकर रह जाओ। भी कहने का अर्थ मैं, ये कि मेरा कड़े कहना है, दंड प्रावधान बनने चाहिए ताकि लोग इस ऐसे अपराध करने से डरे भी। तो अब मैं आती हूँ राखी जी के पास। राखी जी, अभी जो पारिजात जी ने अपने विचार दिए उस पर आप क्या कहेंगी।
उन्होंने पारिजात सर ने जो कहा है, उन्होंने समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है कि क्या है, अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं, कैसे हैं, उनकी मानसिकता क्या है। ये सब चीजें सही है, बहुत अच्छा है कि इस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये जी ये बहुत बढ़िया बताया उन लोग, समझाया हम लोगों को, बहुत बढ़िया बोला। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि एक बीइंग अ पेरेंट्स, कि जो जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे पृथ्वी पे जो भी हैं, उनको अपने बच्चों को ये शिक्षा देने की जरूरत है कि बेटा किसके साथ आप बात कर रहे हो, वो आपके लेवल का है कि नहीं। आप हर चीज को समझो कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। ये लड़के को समझाना है, लड़की को भी समझाना चाहिए कि अगर वो कहीं गलत जगह ना फंस जाए। और बीइंग ए पेरेंट्स, मैं ये गुजारिश करती हूँ सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम दें, क्योंकि आजकल टाइम का बहुत कमी रहता है जो बच्चों के साथ वो लोग नहीं स्पेंड कर पाते हैं। तो उनको टाइम देना चाहिए कि मेरा बच्चा किस बल पे जा रहा है, उसका रास्ता सही है, उसका रास्ता सही नहीं है, वो क्या कर रहा है। कम से कम उसके साथ अगर हम टाइम देंगे तो वो अपनी चीजों को शेयर करेगा और जी करेगी दोनों। और इसमें ये होगा कि वो बच्चों के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। जहाँ कनेक्ट नहीं होते हैं वहीं बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि सामने वाला बंदा का मेंटेलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है मेरे साथ, वो क्या है, मेरे लेवल का है कि नहीं है। क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन क्या है नहीं है, ये सब बच्चों को नहीं पता होता है। और सभी इनोसेंट है बच्चे अपने, जी है ना। बच्चों को हमें उन्हें बताना चाहिए, वो समझने के लायक नहीं होते, उनको समझाना पड़ता है जी 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 कि जो आपने कहा अभी, समाज में क्या है ये बस। जी हाँ जी। जी जो आपने अभी कहा, इसके ऊपर मैं उमा मैम से एक प्रश्न करूंगी कि जो इन्होंने अभी कहा कि माँ बाप को बच्चों को सिखाना चाहिए उनकी मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए, तो क्या इस माँ बाप का तो ये कर्तव्य होता है, लेकिन जो सोशल मीडिया का आजकल दौर है, तो क्या सोशल मीडिया जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? जिम्मेदार तो पूरा टेलीफोन। का पूरा समाज है। जी जिम्मेदार तो पूरा का पूरा समाज है। लेकिन समाज क्या है? एक एक घर, एक ब्लॉक, एक क्षेत्र, हम्म उसके बाद ही वो समाज बनता है। हर एक एक चीज को जैसे तिनका तिनका जोड़ा जाता है, वैसे एक एक घर के बाद ही वो समाज बनता है। जी तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे लगता है कि जैसे राखी जी ने कहा, और मैंने शुरू से ही कहा, मैं पहली बार भी आपको बताऊं कि ये चीज को लाइटली नहीं देनी चाहिए। क्योंकि एक तो है, मुझे लगता है कि कुछ आदतें जो है बचपन से डेवलप हो जाती है, कुछ कुछ जी एज में आकर, कॉलेज लेवल या हाई स्कूल में आकर, ये ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन में आकर, इस तरह से किसी के बहकावे में आकर होती है। जी तो माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है कि वो हर चीज को, अब वो जमाना गया जब हम लुका छुपी कोई काम करते थे या ऐसी बात नहीं थी पहले। इवन जो एक हस्बैंड वाइफ रहने की जगह को भी क्या हो रहा था, भाई उस घर में पूजा चल रहा है, बच्चे को महन बहलाने की बात जैसे कहते थे, आज वो नहीं रह गया है। आज उन्हें एक एक चीज का ज्ञान हो गया है। बच्चों को जब वो एक लड़की जब फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में आ जाती है, तभी से उसको व्हाट इज द मेच्योरिटी, हम्म साइकिल सिस्टम, पीरियड सिस्टम क्या है समझा देना चाहिए। बिकॉज वी डोंट नो, आजकल वेदर एनवायरनमेंट का इफेक्ट इतना हो गया है कि बहुत कम एज में बच्चे मेच्योर हो रहे हैं, संयुक्त बहुत रूप कम से। एज में मेच्योर हो रहे हैं। जी तो इन चीजों को बहुत बचपन से ही समझाना चाहिए कि बैड टच गुड टच। और एक हद तक बहुत ज्यादा जिस घर में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा जिस घर को वो नहीं करना ये नहीं करना, उस चीज को थोड़ा सा रोकथाम करना। रिस्ट्रिक्शंस कीजिए, हम्म लेकिन उसके हर कॉस्ट को बता के कीजिए। हर अच्छाई को रिस्ट्रिक्शन नहीं करना वाली बात खुले छोड़ दो, वो बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर चीज को कॉस्ट को बता के करनी चाहिए। अपनी बात को रखो, अपने बच्चों की बात को भी सुनो, समझाओ उसकी मानसिकता क्या है, उसमें समस्या क्या है, उस बात को भी समझो और बताओ। और हम्म हर चीज सोसाइटी ने बहुत ही अच्छा अरेंज किया, काउंसलिंग। जी ऐसी कोई भी चीज आती है तो काउंसलिंग होती दैट्स है। अ गुड पॉइंट, और काउंसलिंग। हाँ,
सब चीज करने घर में। वो जमाना गया, मैं अगेन एंड अगेन बार बार जमाने की बात कहती हूँ, क्योंकि एवरी टाइम कभी मैं यंगस्टर से अभी जैसे बात करती हूँ तो सब्जेक्ट को लेकर, स्कूल में सब्जेक्ट को लेकर बात करती हूँ, तो मैंने अपने स्कूल के टाइम में अभी देखा है आकाश जी ने कि ज्वाइन किया है। नॉट मेरे एजुकेशन के टाइम में, अभी मैं जब एज अ टीचर मैं काम करती तब मैंने देखा कि 9th 10th में आते आते काउंसलिंग स्टार्ट होती है बच्चों की कि कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, क्या करेंगे। जी काउंसलिंग का आजकल थॉट ही चेंज हो गया है। पहले जी दूसरा था, थॉट चेंज हो गया, तो बहुत सारी चीज उससे बाहर आती है। अब हम खुद ही जब परेशान होते हैं मानसिक तौर से ये होते हैं, तो खुद सेल्फ हीलिंग करते हैं कि नहीं, जी तो सेल्फ काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, या कहीं काउंसलिंग के लिए जाते नहीं। वो मुझे कोई परेशानी है, हो सकता है मैं अंदर से तड़प रही हूँ, मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मेरे तड़प को बाहर जो समझे, तो उस चीज को मैं यदि किसी के कंधे पे सर रखकर बता देती हूँ तो बाहर आ जाता है, तो उस चीज को हो सकता है। जी मैं ये इस चीज को तो बार बार कह रही हूँ कि सजा होनी चाहिए, जी लेकिन किसी घर में एक ऐसा गलत चीज पनप रहा है तो उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। हमारे अपने तरीके को भी पहले हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जी स्ट्रेट वे सजा सजा देनी बात तो वही की वही है, लेकिन स्ट्रेट वे सजा देने से पहले वो कहाँ से पनपा, कहाँ से स्टार्ट हुआ। जी बहुत सारे घर में देखते हैं कि बहुत सारे चाइल्ड अब्यूज सब एकदम ओल्ड रिलेटिव कोई कर रहा है, जिसका पता भी नहीं चलता। यू कैन नॉट इवन इमेजिन, ड्रीम में भी आप इमेजिन कर नहीं सकते कि ऐसे कोई ओल्ड व्यक्ति जो आपके इतने करीबी रिश्तेदार है वो आपके साथ ऐसा कर। जी तो ये मानसिकता तो कहाँ ना कहीं से स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा सब होता हुआ देख रहा है और बचपन से उसके दिमाग में ये बात है कि मैं बदला लूंगा। जी तो जी इन सब चीजों को यू नीड टू वर्कआउट। ये सब चीज कोई 24 आवर्स में डिसाइड होने वाली, सजा 24 आवर्स में डिसाइड हो सकती है, लेकिन किसी सही बात। बच्चे की मानसिकता के बारे में डिसीजन करने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जी और घर को भी बहुत है इसमें, राइट फ्रॉम घर टू समाज, सबको इन्वॉल्व, जी सबको इन्वॉल्व है। जी लेकिन हमारा मैटर था, टॉपिक था एसिड थ्रो, उसको कैसे, तो मेरे ख्याल से मैं एक ही बात कहूंगी, उसे सजाए मौत होनी जी चाहिए। या तो जी उसके पुरुषत्व को खत्म कर दो, वो जिस पर अहंकार करके जिस नारी का शोषण कर रहा है उस अहंकार को चोट पहुंचा, उस अहंकार जी को खत्म करो। बिल्कुल बचा क्या बिल्कुल उसके, उमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बचा क्या तो उसके? अभी इस बारे में हम हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश काकड़े जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और स्वागत है आपका बहुत बहुत सर। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा शो है उसका विषय, मैं सही आप गलत नहीं, जो विषय है हमारा वो यही है कि क्या एसिड अटैक करने वालों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। तो अभी आप चूंकि आप एडवोकेट है तो आपसे मैं सीधा यही सवाल करूंगी कि ये जो एसिड अटैक हो रहे हैं इसे रोकने के लिए क्या कानून है, क्या कानून में क्या कमी है, क्यों कन्विक्शन रेट इतनी कम है, और पीड़िता जो होती है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने क्या प्रावधान, क्या प्रोविजन बनाए हैं सर। जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा तो मैं इन्हें इससे ही जाता हूँ, तो एनसीआरबी जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंकों के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 89% जो ये अटैक्स होते हैं उनमें चार्जशीट हो जाती है, फाइल, है ना। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं हो पाती। 11% में 89% में चार्जशीट फाइल हो जाती है, और जो 20% है हम्म तो इन 20% को कन्विक्शन होता है ना। जी तो इसमें काफी सारे कानून हैं, 2013 में भी अमेंडमेंट आया, 15 में भी जी आया, और अलग अलग इसमें कानून है। मैं आपको कानूनों को भी यानी आई टेक यू स्टेप बाय स्टेप थ्रू एवरीथिंग, है ना। जी सर। तो इसमें कैसे अलग अलग प्रोविजंस है, यानी आई स्टार्ट विद द बेसिक केस, यानी जिसको एसिड अटैक केस करके जाना जाता है सुप्रीम कोर्ट से। सो बेसिकली इट वाज 1988 का केस था, गुलाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो उस केस में क्या हुआ था कि विक्टिम जो थी, तो विक्टिम के ब्रदर इन लॉ ने उस पे एसिड अटैक किया था, और उसकी जो बच्ची थी, यानी वो बच्ची को साथ पकड़ के था। और एसिड अटैक क्यों किया कि उसके जो हस्बैंड थे, वो हस्बैंड की सेकंड वाइफ को मेंटेन करने के लिए शी वाजंट पेइंग, तो
तो इतने हीनियस एक्ट की थी वो, तो उस वजह से वो जब एसिड फेंका गया तो उसके पास वो बच्ची थी उसकी, एंड द किड वाज 2.5 years old, और the kid that she was eating. So she had tremendous burns on her body, 3rd degree burns थे उसके पूरे बॉडी पे, बच्ची की परमानेंट आईसाइट चली गई, गॉड, and ओह the lady also passed away like during her treatment. So in that case सुप्रीम कोर्ट ने उसको यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था और कुछ फाइन बिठाया था. तो दिस इज वे बैक इन 1988. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला और लोगों से भी ये डिमांड आई कि दिस नीड्स टू स्टॉप समवेयर. So acid attack, acid victims, it's not something new that we are dealing with, and it's not only limited to India. This is a global phenomenon. This is Yes, not just that's true. इंडिया में ही होता है. जी, जैसे कि एसिड जो है उसका रेगुलेट आप जब तक नहीं करेंगे, सेल, उसका परचेज और उसका मार्केटिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका मैन्युफैक्चरिंग, ये चीजें जब तक रेगुलेट ढंग से नहीं होगी तब तक उसका कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं आ सकता है. कैसे है कि the government can formulate laws and even the governmental machinery can bring the laws into force, but जब तक वो आम जनता तक, आम आदमी तक नहीं जाता है, तो जैसे एनसीआरबी का जो रेशो है, तो इसमें 2 स्टेट्स है, आई एम नॉट नेमिंग नेम्स, बट 2 स्टेट्स है जो टॉप पे आती है इसमें, और एक स्टेट है जिसमें से रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं, यानी फ्रॉम दैट स्टेट, दैट इज वन ऑफ द लीडिंग स्टेट जिसमें एसिड अटैक्स होते हैं, और दूसरी लीडिंग स्टेट है हमारी उत्तर प्रदेश. यानी कैन यू इवन इमेजिन कि ये 2 स्टेट्स हैं जिसमें एसिड अटैक सबसे ज्यादा है. तो इट सर बैफल्स यहाँ मी. मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे, जो ये आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतने एसिड अटैक हो रहे हैं, तो क्या इसका कारण एसिड की बिक्री नहीं है, जिसके ऊपर कानून भी लगाया गया है कि ऑन द काउंटर आप उसे ऐसे सेल नहीं कर सकते हो, तो राइट, क्या कारण है सर? मैं वही बोला, यानी आई टच्ड अपॉन दैट इशू, आई एलैबोरेट अपॉन इट. मैन्युफैक्चरिंग इज द की थिंग. When you are not regulating it from the manufacturers themselves, how can you regulate something subsequently? मतलब आप किसी चीज को, जैसे नोटबंदी की आपने, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग करना उसको और कुछ समय पहले बंद कर दिया था, और हमने डिक्लेयर कर दिया कि भैया सितंबर के बाद से वो चलन बंद हो जाएगा, 2000 रुपीज नोट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. एक लिमिटेड टाइम के लिए मैन्युफैक्चर हुआ, सो यू रेगुलेटेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग, यू रेगुलेटेड इट्स सप्लाई इन द मार्केट, एंड देन यू सेड कि नाउ द बैंक्स वोंट रिटर्न 2000 रुपी नोट्स, आपको इशू ही नहीं होंगे, है ना. तो इस तरीके से हुआ. सेम गोज विथ फायरवर्क्स, सेम गोज विथ अदर कमोडिटीज, है ना, जो एक्सप्लोजिव्स और उस एक्ट में जो गवर्न होती है, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग तक को गवर्न कर रहे हैं. जैसे पॉपी सीड से ओपियम बनता है, तो वन दैट इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, तो उनको उनका परमिट मिलता है, वो बराबर उतना ही प्रोड्यूस कर सकेंगे, उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर नहीं सकेंगे. जितना भी प्रोड्यूस करेंगे गवर्नमेंट ही प्रोक्योर करेगी, गवर्नमेंट ही मेडिसिनल फर्म्स को देगी, ताकि वो उसको उस हिसाब से कर सके. तो आप इस चीज में उस रेगुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी इट इज नॉट रॉकेट साइंस. आपने केरोसिन को बैन कर दिया क्योंकि केरोसिन से उनको पता चल गया था कि वो हम अगर अनरेगुलेटेड रहे और केरोसिन से जो बाकी भी एनवायरमेंटल डैमेजेस होते हैं, तो उन सब चीजों को लेके उन्होंने केरोसिन पे बैन लगा दिया. यू कांट बाय केरोसिन नाउ ऑफ हैंड कहीं जाके, यानी अनलेस एंड अनटिल यू नीड इट फॉर सम पर्पस और गवर्नमेंट आपको उसके लिए कुछ इशू नहीं करती है, तो यू कांट गो फॉर इट, है ना. तो उसी के तरीके से जब एसिड अटैक की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ की इंग्रेडिएंट्स आते हैं. एक, तो आप एसिड फेंक रहे हैं या फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मतलब आप कुछ यानी पानी की जगह एसिड पिला दिया टाइप्स होता है कुछ जगह, है ना. सच केसेस आल्सो कम फॉर. तो ये 3 ने जो बेसिक यानी जो शुरुआती उसको जो बोलते हैं. सेकंड है कि उससे उनको कोई हर्ट हो गई है या उससे हर्ट हो सकती थी, एंड इट गॉट अवर्टेड समहाउ, है ना. जो अटेम्प्ट है उसकी भी बात आ गई इसमें. तीसरा है कि जो भी हुआ है उससे बर्न्स हुए हैं, डिसफिगरमेंट हुआ है, या उनको कोई परमानेंट या पार्शियल डैमेज हुआ है ना, तो वो चीज को उसमें वो कवर करेगा. और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इन्हें क्रिमिनल लॉ में आता है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, दैट इज मेंस रिया. मतलब ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग विल कॉज दैट हार्म, है ना. तो मेंस रिया जो होता है, तो ऑफेंडर जो भी वो करने वाला है, ही हैड द आइडिया कि वो क्या कर रहा है, उससे क्या इफेक्ट होना चाह रहा है, यानी द डिजायर्ड इफेक्ट इज समथिंग दैट इज हीनियस एंड ही न्यू द इफेक्ट, और उसके बावजूद वो कर दिया है उसने.
है ना। एट टाइम्स इट हैपेंस कि कहीं रखा हुआ है, गलती से गिर गया और अगले को बर्न्स हो गए हैं, एंड दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये की इंग्रेडिएंट्स है, ये इंग्रेडिएंट्स अगर मीट आउट होते हैं तो द पर्सन गेट्स कन्विक्टेड फॉर एसिड अटैक। ठीक है। अभी इसमें 2013 में जो अमेंडमेंट आए 326A और 326B, जो आईपीसी हमारा इंडियन पीनल कोड, जो हमारा बेसिक दंड नियम है, उसमें जो अमेंडमेंट्स आए, तो उन अमेंडमेंट्स में इन्होंने ये स्पेशल प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए ही लाए। तो इसके पहले भी इसके साथ जो बाकी सेक्शंस लगते थे, दैट इज सेक्शन 322। 322 बोलता है कि मैं वॉलेंटरी किसी को हर्ट कर रहा हूं, है ना, दैट इज अगेन आईपीसी। 325 इज द पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरी हर्ट, मतलब 322 में अगर वो बैठ रहा है तो उसकी पनिशमेंट है। बट अभी 325 की जो पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट कुछ ज्यादा नहीं होती है ना। वो यानी all these sections, all these provisions, the punishment that is there as of now is up to a period of 7 years, क्योंकि वो voluntarily causing grievous hurt, it does not only suffice, उतना ही सिर्फ रुका नहीं है वो एसिड अटैक पे, वो सारी चीजें पे आता है, मतलब किसी के हाथापाई भी हो जाती है तो वो चीजें सारी भी इसमें इंक्लूड की जाती है। तो वो भी सारी चीजें आ गई है। तो अब इसका एविडेंस कैसे करेंगे, एसिड अटैक का आप एविडेंस कहां से लाएंगे? तो अगेन यू विल गो बैक टू अनदर लॉ, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उसका सेक्शन 114B बोलता है कि एविडेंस किस तरह से रहेगा, है ना। तो ये सारे हम लेके आ गए। 2013 में वर्मा कमिटी बैठी थी, है ना, जो अमेंडमेंट्स आए, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ अ वर्मा कमिटी। तो जस्टिस वर्मा ने उसमें क्यों लेके आए ये, क्योंकि दिस थिंग जो भी कोई देखता है, तो जैसे मैम भी अभी कह रहे थे, मैंने इन्हें, आई एम सॉरी आई जॉइंड अ लिटिल लेट, तो मैम ने भी जैसे कहा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए, राइट, दैट्स व्हाट मैम वाज सेइंग। तो जस्टिस वर्मा ने भी इन चीजों पे ध्यान दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, विक्टिम का रिहेबिलिटेशन भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने वो चीज पे भी ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि इस चीज को हम यानी पनिशमेंट के एंगल से 326A 326B लेके आए। उन्होंने 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसकी भी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना। तो उन्होंने उसको 307 तक को उसमें लेके आ गए कि अगर वो जानबूझ के उसके पास अगर है और वो लेके आता है तो ही नीड्स टू बी पनिश्ड, ही शुड नॉट गो अनपनिश्ड। तो उसके लिए वो कमेटी ने रेकमेंड किया कि 307 भी लगेगा, व्हेनेवर देयर इज एन एसिड अटैक ऑन एनी वुमन, वो 307 भी लगेगा अभी। बट ये सब आप लेके आ गए, तो इसके अलावा भी जो अंग्रेजों ने बनाया था 1919 का कानून, वो भी कानून इसमें लगता है। दैट लॉ इज द पॉइजन एक्ट ऑफ 1919। अब ये जो आप बोल रहे थे अंजू मैम की शुरुआत में ही वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन या सेल में उसको कहीं कुछ क्यों नहीं कर देते हैं हम, है ना। तो दिस इज द एक्ट विच स्पीक्स अबाउट इट। जो पॉइजन एक्ट है वो सेलिंग ऑफ एसिड ओवर काउंटर विदाउट अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन को इलीगल ठहराता है जी। ठीक है। जो भी सेल कंडक्ट होता है वो 18 साल के ऊपर के आदमी को या औरत को या यानी किसी को भी, यानी इट इज अबव 18 इयर्स ऑफ एज ही आप उसको बेच पाएंगे। यानी जो खरीदार है ही नीड्स टू बी हैविंग अ मिनिमम एज ऑफ 18 इयर्स, मतलब वो समझ के साथ खरीद रहा है। ही नीड्स टू प्रोवाइड हिज आईडी, ही और शी जी। सेलर को भी अपना स्टॉक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो उस एरिया को गवर्न करते हैं उनको वो देना पड़ेगा कि मेरे पास इतना स्टॉक है, इतना बेचा है, इस आदमी को, इस औरत को मैंने वो बेचा है। क्योंकि कैसे कि बहुत बार होता है कि टॉयलेट क्लीनर के नाम पे या कुछ फर्श क्लीनिंग के नाम पे लोग एसिड्स खरीदते हैं, है ना जी। तो कंप्लीट बैन पे विचार किया जा सकता है, पर वो कंप्लीट बैन के लिए खुद महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। पिछले बार एक आंदोलन हुआ था कि नहीं, कंप्लीट बैन नहीं करेंगे आप, यानी हम हार्पिक थोड़ी खरीदने वाले हैं, आप बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए ये चीजें बंद कर रहे हैं। तो दिस थिंग ऑल्सो कम्स इनटू पिक्चर, द गवर्नमेंट हैज टू टेक इनटू अकाउंट ऑल ऑफ दिस। और इसके अलावा उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 1919 के एक्ट में, दैट इज कि हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जब भी पॉइजनस सब्सटेंसेस जाते हैं मार्केट में तो हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। तो वो सेफ कीपिंग का जिसके हवाले कर दिया है, जैसे हम अगर कुछ आरडीएक्स का वगैरह देखें तो टिल द टाइम वो ट्रांजिट में है, तो ट्रांजिट में जब तक है तो पहले की अथॉरिटी की लायबिलिटी बनती है। वंस ही हैंड्स ओवर द पोजेशन टू समवन एल्स, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेम गोज इन दिस,
यानी एसिड्स में भी वो जब तक ट्रांजिट में है तो जो सप्लाई कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब अगले के पास वो पहुंच गया एंड ही साइंस अप हिज मेमो, तो तब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाएगी अगले की, है ना। अभी इसमें 2013 के बाद 10 साल से कम की सजा नहीं दी जाए, ऐसा अमेंडमेंट है। 326A जो है वो 10 साल से कम की सजा आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा अमेंडमेंट है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाता है। हम्म। इसमें जो आप कह रहे हैं कि व्हाई नॉट डेथ पेनल्टी, तो व्हाई नॉट डेथ पेनल्टी के बहुत सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने भी पेंडिंग है। द इशू इज कि डेथ पेनल्टी मेजोरिटी यानी कंट्रीज में अबॉलिश हो रखी है, और यूएस है कि वो 4-4 डेथ पेनल्टीज चिपका देता है लोगों को। तो इन्हें देर इज अ डिस्पैरिटी, यूएससी बोलता है कि लोगों को नहीं मारो, और यूएससी यानी खुद के देश में उसकी मर्जी होता है तब वो 4-4 डेथ पेनल्टी देता है, 5-5 10-10 लाइफ सेंटेंसेस सुना देता है लोगों को। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट डेथ पेनल्टी जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड हमेशा से रहा है, इट हैज टू बी इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। जी इट शुड नॉट बी लाइक लेफ्ट राइट सेंटर किसी पे भी अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो डेथ पेनल्टी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दी जाए, उसको वो थोड़ा सा ध्यान रख के सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ में रख दिया है कि इन दैट केस इफ दे फाइंड दैट द अटैक इज फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें दे सकता है ना। अगर एसिड अटैक विक्टिम को अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट में चेंज दैट, वो बोले कि नहीं, विल कंसिडर इट इन दिस नेचर, क्योंकि 326A इज सेइंग व्हाट इट इज सेइंग। पर नीचे के कोर्ट्स भी उस चीज में इन्हें जितना एक्टिवली करेंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया, तो जी जब तक सेशन कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर देता है, हाई कोर्ट उसको अफर्म नहीं कर देता है, तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में आने का सवाल नहीं है। बट वेन एवर इट कम्स टू सुप्रीम कोर्ट, इट बिकम्स टॉक ऑफ द टाउन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब आंखें जड़ाए बैठे रहते हैं कि भैया यहाँ से हमको न्याय मिलेगा, कहीं और से नहीं सही, यहाँ से हमको कुछ न्याय मिलेगा जो पूरे देश में चलेगा। जी सो वट एवर दैट क्वेश्चन भी, वो वहां से आता है। अभी जो वर्मा कमिटी थी उन्होंने कॉम्पेंसेशन की भी बात की थी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें टाइम एंड अगेन अलग अलग जजमेंट से उन्होंने बोला है कि कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए। तो 3 लाख रुपए का कंपेंसेशन है, जिसमें 1,15,000 के भीतर और 2 लाख बचे हुए 2 महीने के भीतर विक्टिम को मिल जानी चाहिए फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, वॉट एवर दैट बी। जी इसके अलावा उनको पूरा ट्रीटमेंट पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा, दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट वुड बी बोर्न बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाटसोएवर दैट हॉस्पिटल इज। इसमें उनको जो वल्नरेबल एसिड अटैक विक्टिम्स हैं उनको सेपरेट 1 या 2 बेड की रूम में शिफ्ट किया जाए और वहां रखा जाए। बहुत बार होता है कि वो विक्टिम मरे नहीं है या उनकी कोई प्राण हानि नहीं हुई है, तो उनको फिर से री अटैक करने की कोशिश हो सकती है। तो दिस ऑल्सो इज अ सजेशन विच फेल फ्रॉम नॉट ओनली द कमिटी बट ऑल्सो फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी और इस चीज को एनजीओ, काफी सारे एनजीओ आए, बीच में आपने देखा था वो छपाक करके जो यानी मूवी आई जी थी जी दीपिका मूवी आई थी। पादुकोण, हाँ राइट। सो इन दैट मूवी ऑल्सो दिस इज हाईलाइटेड कि इन चीजों के लिए जो एनजीओ बनी है उन एनजीओ को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, यानी वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दे, नहीं करें, उसको भी सपोर्ट करें, बिकॉज दीज पीपल नीड सोशल इंटीग्रेशन। कैसे कि कोई डिफॉर्मिटी रहे तो आप उसको सोसाइटी से अलग करना शुरू कर देते हैं, वो ना हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है और वो कमिटी की भी गाइडलाइंस है। तो इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं, और जो हमारा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ना, तो वो अथॉरिटी ने 2016 में एक एम्फेसिस भेजा था कि हमको इन चीजों को चेंज करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स और पैरालीगल्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और जब तक हम उनको एम्प्लॉय करके लोगों में अवेयरनेस नहीं लाएंगे इन सारी चीजों में जो मैंने आपको बताई कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तो सेल तक का हर चीज जब मॉनिटर्ड है, तो हाउ कम इट इज बीइंग सोल्ड टू सच पीपल, हाउ कम पीपल आर लेइंग हैंड्स ऑन इट, यानी ऐसे कैसे उनको मिल जाता है, इतना रेडिली अवेलेबल कैसे है। जी मतलब आप राशन की दुकान से 10 गुना ज्यादा सिक्योरिटी मान लीजिए, राशन की दुकान वाला आपको अगर कोई राशन लेने जाता है तो 1 किलो से ऊपर चावल देने को ऐसे लगता है कि उसको हम यानी उसकी किडनी मांग ली हो, उस तरीके से वो बिहेव करने लगता है। जी तो आप एसिड इतने सुकून से कैसे बेच रहे हो। जी
तो दिस ऑल्सो नीड्स टू बी बोर इन ऑन माइंड, यानी कि भैया हो कैसे रहा है। तो इन चीजों के बारे में लीगल अवेयरनेस और मेडिकल अवेयरनेस, ये दोनों सब लोगों में जाना चाहिए। तो इस चीज के लिए उन्होंने वो बोला है। तो इसके लिए जो उन्होंने पावर्स ली हैं 2016 का जो ये आया है, तो 2011 की एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, लीगल सर्विसेज क्लिनिक रेगुलेशन आया था 2011 में। तो उन्होंने तब कहा कि आप उसमें इस तरीके से ये कर सकोगे, तो उसमें ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें आएंगी। और वो मूवी शायद लक्ष्मी वर्सेस लक्ष्मी वर्सेस शायद यूनियन ऑफ इंडिया थी, जो 16 साल की एसिड अटैक विक्टिम थी, जिसकी शादी में एसिड फेंक दिया गया था क्योंकि वो दहेज वगैरह नहीं दे रहे थे। तो दैट वाज द केस जो बहुत ज्यादा उसमें हुआ था। और एनजीओ वाला जो बोला गया था, दैट वाज पवित्रन केंद्रा, दैट इज एनजीओ है जो लक्ष्मी के केस पे प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, इस वजह से उन्होंने केस डाली थी। तो दैट केस इज ऑल्सो देयर। सो दीज आर सम लैंडमार्क जजमेंट जिन्होंने इन सारी चीजों को लेके आए आगे कि किस तरीके से इसको किया जाए और किस तरीके से इसको ना किया जाए। और आप जानकर हैरानी होगी आपको कि हमारे यहाँ अभी तक वैसा रेगुलेशन नहीं आया, पर इन द ईयर 2002 बांग्लादेश में ये एक्ट आ गई है, उन्होंने रेगुलेट कर चुके हैं। हम अभी भी 1919 की एक्ट को लेके चल रहे हैं। बांग्लादेश जैसा जो कंट्री है, हम बोलते हैं कि बैकवर्ड कंट्री है, इन्फेस्टेड विथ ऑल टेररिस्ट, इंटरनल क्लैशेस, सिविल वॉर, सारी चीजें हम बोलते हैं, बट उनके पास ये एक्ट सीरियस स्टेप लेते समय उन्होंने एसिड कंट्रोल एक्ट ऑफ 2002 लेके आए, जिसमें उन्होंने हर चीज पे एसिड अटैक के नजरिए से देखते हुए उन्होंने लेके आए। उसके मैं 4 केंद्र बिंदु आपको बताना चाहूंगा। आई नो आई एम एक्सीडिंग माई टाइम लिमिट, बट देर आर 4 पॉइंटर्स दैट आई लाइक टू हाईलाइट फ्रॉम दिस एक्ट ऑफ 2002 जो बांग्लादेश में है। जी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल ट्रांजैक्शंस, इसको उन्होंने लिमिट कर दिया है, मॉनिटर कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। दूसरा, उन्होंने एसिड अटैक काउंसिल फंड बना दिया है कि जो भी एसिड अटैक्स होंगे उनको उस हिसाब से उस फंड में से उनका जो भी होता है, इफ देयर लाइवलीहुड इज टेकन अवे, उनका लाइवलीहुड तक का पैसा उस फंड में से दिया जाएगा। थर्ड, उन्होंने प्रोविजन फॉर प्रॉम्प्ट एंड प्रॉपर मेडिकल केयर ऑफ विक्टिम्स के लिए उसमें प्रोविजन बनाया है। और फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि इन सब लोगों के लिए विक्टिम रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दिए हैं। सर, तो दिस इज समथिंग दैट बांग्लादेश डिड। जी जी सर, अब हमारा जो टाइम है जूम का वो खत्म हो रहा है सर। तो आपने जो अभी जितने भी प्रोविजन बताए हैं, तो इससे लगता है कि एसिड अटैक जो है इसके इन केसेस में अब कमी आनी चाहिए। वैसे तो 2019 से 2022 के बीच काफी एसिड अटैक में के केसेस में कमी आई है, 100-105 है जी जी हाँ अभी, लेकिन हम लगता है कि इन प्रोविजन से जरूर ही इसमें कमी आएगी और शायद एक दिन ये इस तरह के अपराध होने कम भी हो जाएंगे, बंद ही हो जाएंगे। वी होप सो। तो इसी के साथ आज हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। और तिल तिल जो है, तेजाब जो है वो शरीर को जलाता है, शरीर के साथ आत्मा को भी जलाता है। तो ऐसे अपराध का अंत होना ही चाहिए। तो आज की जो डिबेट है, जो आज का शो है, हमें लगता है कि इस पर लोग देखने के बाद जागरूक अवश्य होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी, आप सभी को। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। आकाश सर आपने, उमा जी आपने, राखी जी आपने और पारिजात सर ने। तो हम फिर से अगले रविवार, मैं सही आप गलत में फिर से एक नए विषय पर फिर से आपसे चर्चा करेंगे, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्ते। रेडियो हिंदुस्तान।